अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें एक अननोन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, और इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है अननोन वेरिएबल की, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ये है जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, राइट। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक अननोन वेरिएबल होता है यानी कि x ही है, और इसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है वो 2 है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री या 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसमें y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू x माइनस 8x प्लस 12। तो ये जनाब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो वो ये बनेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a, b and c are constant values, right, and a is not equal to 0. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जनाब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम गौर से देखें तो क्योंकि एक अननोन वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, या इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहें कि हम वो x के दो आंसर्स कैलकुलेट करेंगे जो इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हमेशा दो आंसर्स आएंगे, राइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x के दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। ये दोनों पॉसिबल आंसर्स वो होते हैं कि जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। मैं कहता हूँ कि जनाब ये इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स हैं वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसके जो दो आंसर्स हैं वो हैं 6 एंड 2। तो क्या ख्याल है, ज़रा चेक करें। पहले इस इक्वेशन में मैं 6x की जगह पे पुट करता हूँ तो ये फैक्टर मेरे पास बनेगा जनाब 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 6 दा 48 प्लस 12। तो देखें जनाब 36 प्लस का और प्लस का 12 48 हो गया, 48 माइनस 48 0, राइट। तो दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि ये इसके सोल्यूशन का पार्ट है। दूसरी चीज़ देखते हैं जनाब, हमारे पास जो दूसरा नंबर है डैट इज 2। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास बनेगा 4, ये बनेगा माइनस 8 इंटू 2 यानी कि 16 और ये प्लस का 12। तो हमारे पास जो इसका टोटल आंसर बनेगा वो भी 0 बनेगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया। हमने जब भी कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है हम कुछ नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो नंबर इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूं तो भी इस सारे के सारी साइड का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाता है, और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो भी साइड का आंसर 0 आता है। यानी कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, 6 रखें या 2 रखें, इन दोनों तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दो आंसर्स होते हैं इनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये वो दो आंसर्स हैं, इसको आंसर भी कहते हैं, इसको सोल्यूशन भी कहते हैं और इनको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में और उससे अगली कुछ वीडियोस में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करें और उस फॉर्मूला की बेस पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे इजी मेथड है और सबसे यूनिवर्सल मेथड है। आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आपने इसको फार्मूला में पुट करना है तो आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, राइट। देयर इज अनदर वे विच इज़ कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन, देयर इज अनदर वे विच इज़ कॉल्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर,
एंड देयर इज़ अनदर वे जो कि हम लोग यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, राइट। तो मैं आपको यूजिंग फार्मूला भी कराऊंगा, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हर चीज़ के थ्रू कराऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड है वो ये है कि हम लोग किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं, राइट। तो जनाब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमने इसके लिए x के वो दो पॉसिबल आंसर्स निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हमारे पास वो दो आंसर क्या थे, 6 एंड 2। तो हमारे पास इन तीनों तरीक़ों से जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसी तरीके से आंसर आएगा। लेकिन जनाब सबसे पहला हम लोग जो कैलकुलेशन करने लगे हैं वो करने लगे हैं बाय यूजिंग फार्मूला, और मेरे पास जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो सबसे पहले हमेशा आपने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। वो होती है जनाब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। दिस शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ से कुछ बातें पता चलेंगी। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि a क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ लिखा होता है। इस इक्वेशन में a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। b क्या होता है, जो x के साथ लिखा होता है, a x स्क्वायर के साथ लिखा होता है, b x के साथ लिखा होता है। तो b विल बी इक्वल टू -8। आपने साइन इग्नोर नहीं करना है, आपने साइन को साथ में लेना है। और c क्या है जी, c है जी 12, राइट। तो आपके पास तीन चीजें आ गई हैं, a b एंड c। नाउ x के जो दो आंसर्स होते हैं वो एक होता है x1 और एक होता है जी x2। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है, वो है जी -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, और जो अगर आपको पहला आंसर कैलकुलेट करने का तरीका आता है तो दूसरा तो और भी आसान है, यानी कि ये बनेगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, राइट। तो ये है जनाब x1 और -b। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। -b माइनस उसके बाद b कितना है आपका -8 प्लस स्क्वायर रूट -8 का स्क्वायर -4, what is a 1 and what is c 12, right, divided by 2, what is a है जी 1 के इक्वल। ठीक है जी, इधर भी बिल्कुल यही वाली कैलकुलेशन होगी, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखा हुआ आ रहा होगा। आगे चलते हैं जनाब, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 -8 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जनाब, 64 के इक्वल, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड 12 48, ठीक है जनाब, डिवाइडेड बाय 2। और ये इस साइड पे भी मैं पैरेलल ही कैलकुलेशन करता हूँ। ये मेरे पास बन रही होगी 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो x1 और x2 की कैलकुलेशन इस तरह से चल रही होंगी। आगे चलते हैं जनाब, आगे इसको सॉल्व करते हैं। x1 इज इक्वल टू 8 प्लस 64 माइनस 48, तो ये मेरे पास बन जाएगा 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरे पास बन जाएगा जी 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बन जाएगा 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब 8 प्लस 4 करने से मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 12, और 12 को हाफ करें तो 6 आंसर आएगा, और 8 माइनस 4 करने से मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 4, और 4 को हाफ करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो जनाब मेरे पास इस कैलकुलेशन से इस इक्वेशन के जो दो रूट्स निकले हैं वो निकले हैं 6 एंड 2। ये वही दो हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो बाय यूजिंग फार्मूला इज़ वेरी इजी, और ये बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसमें जो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, एंड देन यू जस्ट नीड टू यूज़ द फॉर्मूला। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला आपने पुट किया है इसकी कैलकुलेशन करना आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो जनाब देखिए ज़रा,
सबसे पहले आप मोड में जाएंगे, मोड से 5 नंबर है जी जनाब हमारी इक्वेशन, और इक्वेशन में आप अगर गौर से देखें तो ये जो 3 नंबर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास होता है, राइट। तो उसने मुझे कहा है कि आप इनमें से इक्वेशन को सिलेक्ट करें, तो मैं 3 नंबर इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ। स्ट्रेट अवे उसने मुझसे पूछा बताएं ए क्या है, तो ए क्या है, ए है जी 1 इज इक्वल टू व्हाट इज बी, बी इज -8 इक्वल टू व्हाट इज सी, सी इज 12। तो जब मैंने ये तीनों नंबर्स कैलकुलेटर पे प्लग इन कर दिए, अब मैंने जस्ट इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो उसने मुझे कहा कि जी पहला वेरिएबल जो x1 आएगा डेट इज इक्वल टू 6 एंड जो सेकंड वेरिएबल आएगा वो आएगा 2। सॉरी, जो आंसर्स आएंगे, पहला आंसर, पहला रूट है जी 6 एंड सेकंड विल बी इक्वल टू 2। तो स्ट्रेट अवे आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसकी एग्जाम्पल कैलकुलेटर से करते हैं। लेकिन जनाब हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x, और आपसे x के बारे में पूछा जा रहा है कि बताएं x क्या है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हर चीज़ मुझे इक्वलिटी की दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी। तो ये 5x जो है इधर ले जाके मैं माइनस का 5x कर दूंगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी डैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि a है जी 1, b है जी -5 एंड c है जी 6। और अब मैंने फॉर्मूला के कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज़ प्लग इन करनी है सिंपली, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो लें जनाब, अभी मैं वहीं पे हूँ। जब मैं जैसे ही मैं ए सी ऑल क्लियर का बटन प्रेस करूँगा तो ए बी और सी की तमाम वैल्यूज़ जो प्लग इन की हुई है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब मैंने दोबारा से नई वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। 1 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, तीनों दफ़ा इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद मेरी तमाम वैल्यूज़ प्लग इन हो चुकी हैं। मैंने अब सिंपली एक और दफ़ा इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 2। तो जो मेरे पास x के जो दो आंसर्स आए हैं, x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 2। तो जनाब ये है जी हमारे पास दो आंसर्स जिनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वैसे तो इन दोनों के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपने दो चीज़ें याद कर लेनी है। नंबर 1, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग रूट्स फ़र्ज़ करें कि जो रूट आए हैं एक है जी x1 और एक है x2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आता है डैट इज इक्वल टू -b/a के इक्वल आता है, राइट। करके देखें क्या ख्याल है। पहला रूट क्या है 3 और दूसरा रूट क्या है जनाब 2 है, और -b क्या है -5 डिवाइडेड बाय a कितना है 1। तो देखें जनाब 3 + 2 कितना होता है जी 5, और ये माइनस प्लस का 5 बन जाता है 5 और 5 ही 5। तो क्योंकि हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं तो 5 इज इक्वल टू 5, राइट। तो इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is equal to c/a। ये भी प्रूफ करके देख लेते हैं। आपके पास रूट नंबर 1 है 3 और दूसरा रूट है जी 2, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, और c/a जब आप करते हैं तो c इज 6 और a कितना है जनाब 1, ये भी 6 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि रूट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपने याद कर लेना है कि सम ऑफ द रूट इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। इसी तरह से एक और चीज़ हम लोगों ने बड़े गौर से देखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग थ्रू फार्मूला सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर है जो कि इसके अंदर आ रहा है, b² - 4ac। ये जो b² - 4ac होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जनाब अगर आपके पास एक इक्वेशन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अंदर से आपको कहता है जी मुझे बताएं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्चुअली ही इज़ आस्किंग यू कि आप कैलकुलेट करें b² - 4ac। b² - 4ac के आंसर की बेस पे हम लोग रूट्स की नेचर के बारे में कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं।
नेचर ऑफ रूट्स कि जनाब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस होगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो फिर रूट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग हल्का सा इस चीज़ को देख लेते हैं कि एक्चुअली जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमें बता रहा होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह से आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है जी, जैसे इस केस में था, तो हम लोग कहेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो हम लोग रूट्स के बारे में कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपको पता है कि रियल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर लाइन पे फॉल करता है, राइट। तो जब हमने इस क्वेश्चन का जो रूट्स निकाले थे तो आपको याद होगा कि हमने जो रूट्स इस क्वेश्चन के निकाले हैं वो क्या क्या हैं जनाब, 6 and 2, ये दोनों अनइक्वल हैं और रियल नंबर्स हैं, राइट। इसमें फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि 6 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो हम रूट्स के बारे में ये कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि एक ही आंसर आएगा अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ही आंसर आएगा, राइट। तो ये था जनाब बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला और बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ये दोनों मेथड जो हैं ये बहुत ही ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने सिर्फ इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और उसके बाद आपने इसको फार्मूला लगा देना है या आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर देना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के साथ साथ आपको फार्मूला की बेस पे भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की बजाय इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दे, वो कहे कि जनाब माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 16 के इक्वल है और ए जो है वो 5 के इक्वल है, तो ज़रा रूट्स कैलकुलेट करके दें। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी तो यू नो कि आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व नहीं कर सकते। आपने इस क्वेश्चन को फिर जब तक आपको ये फार्मूला नहीं आता होगा इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, राइट। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जितने मेथड समझाए जाते हैं आप उन तमाम मेथड्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसी भी मेथड से जब वो सवाल पूछेगा तो फिर शायद हो सकता है कि आपने अगर एक ही मेथड सॉल्व किया होगा, एक ही मेथड से तैयारी की होगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 और तरीके देखते हैं जी। तो जनाब पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका इक्वल टू 0 होता है। इस केस में हमने कहा था कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि देयर इज ओनली वन आंसर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच इक्वेशन। देखें जनाब, आपके पास है इस इक्वेशन में a जो है वो 1 के इक्वल है, b -8 के इक्वल है और जो c है वो 16 के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूँ, यानी कि -8 का स्क्वायर -4, a क्या है जी 1 और c क्या है जी 16, तो ये जनाब मेरे पास बनेगा 64 -64 इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अच्छा चलें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करें कैलकुलेटर से या किसी भी तरीके से, बाय फार्मूला सॉल्व कर लें। आपको जब आप इसको बाय फार्मूला कैलकुलेट करोगे तो इसके रूट्स निकलेंगे 4 and 4, यानी कि इसका एक ही आंसर है विच इज़ 4, राइट। दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 और तरीके सीखने हैं। आल्दो कि जैसे ही हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने वाला जो मेथड है वो यूनिवर्सल भी है और उसमें हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर हो जाती है, तो फिर शायद हमें इन तरीक़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इन सारे मेथड्स को पढ़ रहे हैं तो इस मेथड को समझना भी हमारे लिए लाजमी है। देखिए जनाब, अभी जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डैट इज़ बाय फैक्टराइजेशन। जनाब फैक्टराइजेशन के थ्रू जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। बेहतर यह है कि आप इन तमाम स्टेप्स को अपने पास लिख लें और उन स्टेप्स बाय स्टेप्स आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने
ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज द स्टेप नंबर 1 इन फैक्टराइजेशन। तो अगर कहीं पे मैं इसे लिख सकूं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1 दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई ए विद सी। तो आपके पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे मैं इसको परफॉर्म भी करता चला जाता हूँ कि ए को सी से मल्टीप्लाई करने से ए यहाँ पे 1 है, सी 12 है, तो आपके पास आंसर आ रहा है जी 12। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका डेट इज के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इस चीज़ की जो आपने अभी स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इंटू सी, जो भी आपका आंसर आया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। देखें, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले आपने प्राइम नंबर्स को देखना है। देखें, आपको याद होगा प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 9 नहीं होता है, 9 प्राइम नहीं है, 11, 13, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स आते हैं। तो हमने देखना है कि क्या ये जो नंबर है पहले प्राइम नंबर पर डिवाइड होता है। इफ़ यस, तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। अगर ये नंबर पहले प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हमने इस नंबर को दूसरे प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है, राइट। बट द रूल इज कि पहले आपने फर्स्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। तो इस नंबर के, इस 12 के ऐसे फैक्टर्स कैलकुलेट करना जो प्राइम है, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्ज करें कि इस नंबर के केस में मैं कहूँगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 6। देन इन द नेक्स्ट स्टेप जो 6 आया है इसको भी देखना है कि क्या ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, राइट। हमने ये काम उस वक्त तक करना है जब तक हमारे पास यहाँ पे एक प्राइम नंबर ना आ जाए, राइट। फॉर एग्जांपल 2, 3, अब 3 को हमने किस पे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर पे, विच इज 3, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 multiply by 3। तो this is how we calculate the prime factorization। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 बाय 2 बाय। स्टेप नंबर 3 एक बड़ा मजे का और बड़ा लॉजिकल स्टेप है। ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी लॉजिक इस्तेमाल करनी होगी, और सिर्फ ये वो वाहिद स्टेप है जिसमें आपने अपना दिमाग लड़ाना है, राइट। नाउ इस स्टेप के अंदर से हमने करना ये है कि ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसके 2 ग्रुप्स बनाने हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने बनाने हैं, सच दैट इफ वी ऐड वी विल गेट बी। बी क्या है, 8 माइनस 8। तो हमने इनके ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं कि जब मैं उनको ऐड करूं तो मेरे पास बी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गौर से देखूं तो अगर एक ग्रुप ये बना दिया जाए और एक ग्रुप ये बना दिया जाए, तो इस ग्रुप को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है 6, और इस ग्रुप को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है 2, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 करने से आंसर मेरा 12 आ जाता है, और 2 प्लस 6 करने से आंसर मेरा 8 आ जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इन तीनों स्टेप्स का मकसद ये है कि हम लोग ए को सी से इस तरह से हम 2 ऐसे ग्रुप नंबर के ग्रुप्स निकालें, हम 2 नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप निकालें, उनको ऐड करें। इफ वी ऐड तो हमारे पास बी के इक्वल आंसर आ जाए, एंड इफ वी मल्टीप्लाई देम हमारे पास ए इंटू सी के इक्वल आंसर आ जाए, राइट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टर्स बना रहे हैं, हम इनको फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। खैर, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं 2 और 6, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैं -2 और -6, तो क्या ख्याल है -2 को जब -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा 12 नहीं आ जाएगा, विच वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू ए इंटू सी। एंड जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा -2 प्लस -6 तो वो एग्जैक्टली बी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स जो आपस में ऐड हो तो बी के इक्वल बन जाए और मल्टीप्लाई हो तो ए मल्टीप्लाई बाई सी के इक्वल बन जाए। तो हमारे पास आंसर आ गया जी -2 -6। अब सिंपल है आगे कैलकुलेशन। मैंने स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि जो ये जो सेंटर वाला है, यानी कि जो वो नंबर है जिसमें x आ रहा है, इसको -2x -6x में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से जो मेरे पास कैलकुलेशन होगी डैट विल बी लाइक दिस कि जनाब x² -6x -2x + 12, राइट। तो देखिए जनाब,
हम लोगों ने क्या किया कि इस इक्वेशन में से ये जो सेंटर वाला है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे -2x -6x भी लिख सकते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, राइट। तो आपने अब क्या करना है कि पहले दो को अलग ट्रीट करना है और अगले दो को अलग ट्रीट करना है। हम लोग कहेंगे कि पहले दो में से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे बचा x -6, और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे बचा x -6। क्या ख्याल है, जब मैंने -2 इधर से कॉमन लिया तो इधर से तो -2 बाहर चला गया, x इधर रह गया, और जब मैंने 12 में से -2 कॉमन लिया तो 12 में से -2 कॉमन लेते वक्त मुझे साइन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 0। आगे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजी सी हैं कि इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हैपन दिस मीन्स कि ये एक x -2 और x -6 के इक्वल टू 0। अब ये काम भी हम लोग करते रहे। देखें, अगर हमारे पास इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को पकड़ते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस नंबर को पकड़ते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो कभी अब हमने काम किया है, दिस इज़ द रिवर्स ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमें जो पता चलेगा वो ये है कि जनाब x -2 एंड x -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ये कहती है कि दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आंसर 0 आता हो तो दिस मीन्स के आइदर x -2 यानी कि पहला नंबर यानी कि पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो वो बनेगा 2, और यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो वो बनेगा 6 जी। तो जनाब फैक्टराइजेशन की एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है जी, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a इज़ 1 एंड c इज़ 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने 6 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने होते हैं विच आर प्राइम। तो सबसे पहले मैं इसे 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 3। 3 इज़ आल्सो ए प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसको हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इन फैक्टर्स के दो ऐसे ग्रुप्स बनाने होते हैं जिनको जब हम ऐड या लेस करें तो x के साथ वाली वैल्यू आए, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 × 1 यानी कि 6 आए। तो ये बने हुए हैं, ये बहुत ईजी सा था। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 5 आता है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 × 1 विच इज़ इक्वल टू AC। तो मल्टीप्लाई करने से AC आए और ऐड करने से B के इक्वल आए, तो दीज आर द 2 ग्रुप्स। अब मुझे प्लस का 5 चाहिए तो ये प्लस का 2 होगा और ये प्लस का 3 होगा, राइट। तो इसी तरह से अगले स्टेप में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ x² + 2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है कि पहले दो को एक ग्रुप बना लेना है, अगले दो को एक ग्रुप बना लेना है, और इन दोनों में से x कॉमन लेना है। तो मेरे पास आंसर आएगा जनाब x + 2, और इन दोनों से 3 कॉमन लेना है तो मेरे पास यहाँ पे भी x + 2 आंसर आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब डीमल्टीप्लिकेशन कह लें कि वो करनी है, यानी कि इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है जी, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दिस इज़ x + 2 एंड x + 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबल वेज बन जाएंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 और आइदर x + 3 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू -2 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -3, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास जनाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 12x² - 20x + 3 इज इक्वल टू 0 + 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर के ऊपर भी इसको पुट करके a रख दें 12, b रख दें -20 एंड c रख दें 3, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको बाय फैक्टराइजेशन क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो तरीकाकार क्या होगा कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय c विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। अब 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जनाब। 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा 18 को दोबारा मैं 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 9 को मैं 3 पे डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 3। तो जनाब इस तरह से मेरे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, राइट। अच्छा, अब मैंने इसके ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जिनको ऐड करूं
तो आंसर जो है वो 20 के इक्वल आए। तो ज़रा गौर से देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बनता है 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बनता है 9, तो 9 + 4 जो है वो तो 13 बनता है, 20 नहीं बनता। तो हम इसको तब करेंगे जब हमें 36 से 9 चाहिए होगा। आगे चलते हैं जनाब, 13 चाहिए होगा। अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा कर दूं तो मेरे पास ग्रुप बन रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 4 × 3 12 × 3, 12 × 3 भी 36 होता है, लेकिन 12 + 3 ये तो 15 बन जाता है। तो हमें तो चाहिए 20, तो ये ग्रुप भी नहीं बनेगा। तो मैंने ट्रायल एंड एरर से गौर से देखते जाना है, तो मुझे पता चलेगा कि भाई साहब अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा कर दूं और इसको अलग ग्रुप बना दूं तो ये मेरे पास बनेगा 2 ज़रब 3 × 3 9 × 2 18, 2 × 18। तो 2 × 18 36 के इक्वल बन रहा है, एंड 2 × 18 जो है वो किसके 2 + 18 किसके इक्वल बन रहा है जनाब, -20 के इक्वल बन रहा है। तो यहाँ से जो मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि मैं 12x² लिखूँगा, फिर इसके बाद यहाँ से जो मैं कैलकुलेशन निकालूंगा डैट इज़ -18x - 2x। ठीक है जनाब, तो -18x - 2x ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, -18x - 2x -20x बनता है, +3 = 0, राइट। आगे चलते हैं जनाब, यहाँ से मैं पहले दो में से कुछ कॉमन ले लूँगा और अगले दो में से कुछ कॉमन ले लूँगा। तो पहले दो में से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ और x कॉमन ले सकता हूँ। तो 6x = 2x - 3, राइट। आगे वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से एटलीस्ट -1 तो कॉमन ले ही सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा 2x - 3, क्योंकि गोल ये है कि ये जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द थिंग विच इज़ इन द फर्स्ट ब्रैकेट, ये हमारा गोल है। तो यहाँ से अब मैं दो मेरे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं, दो मेरे पास एक्सप्रेशंस आ गई, इन दोनों में भी ये चीज़ कॉमन है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ बाहर ले सकता हूँ, 2x - 3 कॉमन ले लूँ और फिर उसके बाद 6x - 1 लिख लूँगा। तो जो बाहर लिखा हुआ है उनको लिख लें, जो अंदर लिखा हुआ है उनको एक दफ़ा लिख लें, तो डैट इज़ डीमल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं जनाब, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x - 3 = 0 और 6x - 1 = 0, राइट। ओके, 2x - 3 के केस में बनेगा 2x = 3 एंड x = 3/2, और यहाँ से 6x = 1 और x = 1/6। तो these are the two answers that you are going to get, right? Okay. अच्छा, अब कुछ जगहों पे ये बात होती है कि भाई साहब ये जो हैं नंबर्स, इनमें ऐसे लिखना चाहिए कि बड़ा पहले हो छोटा बाद में हो, तो बहुत सारे रूल्स तैयार करवाए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं। उन रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने बस इस 20 को इस तरह से दो नंबर्स में डिवाइड करना है कि इन दोनों को ऐड करें, -18 और -2। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास -20 आता है, और जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास प्लस का 36 आता है, जो कि a × c है, राइट। तो दिस इज़ द सिंपल रूल, इसमें कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप -2 इधर भी लिख सकते थे और -18 इधर भी लिख सकते थे, उससे इससे नीचे वाली कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ना था, लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम आना था, राइट। सो हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू ये कर लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमने जो पढ़ा था कि देयर आर 4 डिफरेंट वेज। तो बाय फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाय फैक्टराइजेशन अब हमने पढ़ लिया है, और हमारे पास सिर्फ रह गया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, राइट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीसरा तरीका है डेट इज़ कॉल्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ में देखते जाएं। स्टेप नंबर 1, आपको चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि a शुड बी इक्वल टू 1। अगर आपका a 1 के इक्वल नहीं है तो फिर आपको उसको 1 के इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनाब, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें जो a है इस वक्त ये 2 है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कुछ लिखा होगा आपने पूरी इक्वेशन की दोनों तरफ उसको
डिवाइड कर देना है उस नंबर से। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं स्टेप नंबर 1 में इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनके दरमियान में माइनस का साइन लगा हुआ है और ये तीनों 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो मैं से कह सकता हूँ कि ये अलग अलग 2 से डिवाइड हो रही हैं, राइट। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 5/2x और ये बन जाएगा जनाब 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही हमारे पास आंसर आए और वो आंसर जो है वो फ्रैक्शंस में हो और फ्रैक्शन एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन रही है, तो यानी कि 5/2 इज एग्जैक्टली 2.5, तो इसको 5/2 लिखने के बजाय 2.5 लिख दिया करें, राइट। दिस इज द आउटकम ऑफ फर्स्ट स्टेप। नाउ a इज इक्वल टू 1, राइट। और अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ऑलरेडी a 1 के इक्वल है, तो फिर आपको उसमें ये स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप द स्टेप नंबर 1। ओके जी, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना है कि इक्वालिटी के इस तरफ x और x स्क्वायर वाले नंबर्स रह जाएंगे, ये जो माइनस का 6 है यानी कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ मूव कर देना है, तो हम लोग कहेंगे कि मूव कांस्टेंट अवे, जो कांस्टेंट है उसको यहाँ से दूर ले जाएं, यानी कि इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएं। तो स्टेप नंबर 2 में जो मेरे पास आउटकम बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2.5x इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इजी स्टेप। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत ही मजे का स्टेप है, आपने बहुत ही गौर से इसको देखना है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a होता है, b होता है और c होता है। आपने b लेना है, b को हाफ करना है और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 बनेगा वो बनेगा ऐड b का हाफ b/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास b है माइनस 2.5, इसको करना है हाफ और इसका लेना है स्क्वायर, राइट। ओके, तो b के हाफ का स्क्वायर करने से b का हाफ बनेगा माइनस 1.25 इसका स्क्वायर, तो मैं माइनस 1.25 का स्क्वायर कह लूँ या 1.25 का स्क्वायर कह लूँ, एक ही बात, राइट। सो इस स्टेप में मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2.5x प्लस क्या प्लस करना है जनाब, मैंने 1.25 का स्क्वायर। अच्छा, आप ये स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, यानी कि 1.25 का स्क्वायर लेके 1.5625 करके भी लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 6 और इसमें भी आपने ऐड करना है क्या, 1.25 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो इस तरफ जो एक्सप्रेशन बन चुकी है ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वो वाली फॉर्म बन गई है, सही है जी। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है इस वक्त जो दायरे के अंदर लिखी हुई है, इस सब को मिला के मैं x माइनस 1.25 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, राइट। तो मैंने इसमें वो कंप्लीट कर दिया है स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला होता है जी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो अगर a स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या बनेगा जनाब, x स्क्वायर, b स्क्वायर बनाऊंगा तो माइनस 1.25 का स्क्वायर 1.25 का स्क्वायर इक्वल बनेंगे, और जनाब 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई x ये बनता है माइनस 2.5x, तो ये एग्जैक्टली वही बन रही है। तो ये इस तरफ जो आपके पास फ्रैक्शन है ये ऑटोमेटिकली जब आप स्टेप 1, 2 और 3 परफॉर्म करोगे ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी, किस चीज़ का, x का और 1.25 का। अब सवाल सिर्फ ये है कि इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा होगा, तो साइन वो होगा जो एक्चुअली b के साथ लगा हुआ होगा साइन, दिस साइन शुड बी कैरिड हेयर, राइट। तो ये चीज़ जब आप कर लोगे तो आपके पास इस तरफ एक कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा,
और जनाब इस तरफ मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज 6 प्लस, अब 1.25 का स्केयर ले लेते हैं। 1.25 का जो स्केयर है वो बनेगा 1.5625, राइट। अच्छा जी, अब आगे चीज़ें सिंपल हैं। आपके पास इस तरफ एक कंप्लीट स्केयर है और इस तरफ आपके पास एक नंबर है, तो x माइनस 1.25 का स्केयर इज इक्वल टू 7.5625। अब मैंने दोनों तरफ स्केयर रूट लेना है, तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा जी स्टेप नंबर 4, टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे जब मैं स्केयर रूट लूँगा तो जनाब अली ये स्केयर रूट से कट जाएगा और इसका स्केयर रूट आ जाएगा। तो जनाब जब मैं इसे करूँगा तो ये बनेगा जी x माइनस 1.25 इज इक्वल टू व्हाट 2.75, लेकिन 2.75 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास दो सिचुएशंस बनेंगी, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है और प्लस वाले के इक्वल भी है और माइनस वाले के इक्वल भी है, तो मैं कहूँगा कि x माइनस 1.25 इज इक्वल टू 2.75 प्लस वाला भी, और x माइनस 1.25 इज आल्सो इक्वल टू 2.75 माइनस वाला भी, राइट, माइनस वाला। अब यहाँ से आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा कि x इज इक्वल टू 2.75 प्लस 1.25, तो x बनेगा जी 3 and 1 4, x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, दूसरी चीज़ x इज इक्वल टू माइनस 2.75 प्लस 1.25, तो यहाँ से जो मेरे पास x बनेगा वो बनेगा जी x इज इक्वल टू माइनस 1.5। तो ये दो आंसर थे जनाब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमने यहाँ से शुरू की थी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर विच वाज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू की, तो हमारे पास इसके दो रूट्स आए हैं, राइट। ओके, एक और सवाल जनाब इसी तरह का करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम्स की तरफ। ले जनाब, फॉर्मूला है जी, इक्वेशन है जी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा गौर से देखें कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी, हमने x स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसको 1 करना होता है, तो मुझे दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 3/2। तो 3/2 को मैं फ्रैक्शंस में लिखने की बजाय डेसिमल्स में लिख लेता हूँ, दिस इज माइनस 1.5x, और 5/2 को भी फ्रैक्शंस में लिखने की बजाय मैं डेसिमल में लिख देता हूँ 2.5 इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है इसको अवे मूव करना होता है, तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो x स्क्वायर माइनस 1.5x इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये करना होता है कि जो x के साथ लिखा हुआ है विच इज़ कॉल्ड b, आपने b का स्क्वायर, b के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है, तो x स्क्वायर माइनस 1.5x, और इसमें ऐड करना है 1.5 का हाफ यानी कि 0.75 का स्क्वायर इधर भी, और 2.5 के साथ ऐड करना है 0.75 का स्क्वायर दूसरी तरफ है। क्या क्या करना होता है जी, हमने b का हाफ करना होता है, फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो यहाँ से मेरे पास ये ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा जिसमें x आएगा, जिसमें 0.75 आएगा, और जो साइन आएगा वो यहाँ से आएगा, तो दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75 स्क्वायर एंड 2.5। अगर आप देखें तो 0.75 का जो स्क्वायर होता है that is equal to 9/6 या 0.5625, राइट। तो ये है जी 2.5 प्लस 0.5625। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास ये कैलकुलेशन इस तरह से बनेगी, प्लस 2.5, तो ये बनेगा हमारे पास 3.0625, और यहाँ पे है जी x माइनस 0.75 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे, तो x माइनस 0.75 आ जाएगा, और इधर जो मेरे पास आंसर आएगा, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा आंसर का, तो मेरे पास आएगा 7/4, या अगर मैं इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूँ तो 1.75,
डेसिमल में कन्वर्ट करने से 1.75। ओके, तो यहाँ से प्लस का और माइनस का 1.75 मेरा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि x माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1.75 प्लस का एंड आल्सो x माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1.75 कौन सा, माइनस वाला। तो यहाँ से मेरे पास x बनेगा जनाब 1.75 प्लस 0.75, तो 1.75 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 2.5। Similarly, x is equal to minus 1.75 plus 0.75, तो यहाँ से जो मेरा x का आंसर बनेगा that is equal to what, -1, right? So these are the two roots of the quadratic equation जिसको हमने सॉल्व किया है with the help of completing square। अच्छा जी, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है या बाय फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई नहीं होता है। हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन दोनों मेथड्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये जो हमारा बाय फॉर्मूला मेथड होता है या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हम सॉल्व करते हैं, तो इफ़ वी डू द थिंग्स राइट, हम हर किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट? चलें जी, इंशाल्लाह अब हम लोग कुछ वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।